सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का हमारा जो चैप्टर थर्ड आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके न्यूमेरिकल्स। तो सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। हम चेकआउट करेंगे जितने भी हमारे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको टाइप वाइज हम चेकआउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से। साथ साथ हम देखेंगे वो किस कंसेप्ट से हमारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो उन कंसेप्ट को भी समझेंगे। साथ साथ हम देखेंगे वो उनके जो फॉर्मूलाज मीन्स उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उन फॉर्मूले को क्या अच्छे से रिवाइज भी कर सको और अच्छे से याद भी कर सको। हर एक न्यूमेरिकल का हम कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर वीडियो में मैं सोल्व करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको सोल्व करना है, ताकि हर टाइप के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका CUT या किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, वहां पर अगर आपका इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसको क्या इजीली क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। और साथ साथ मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस, जो कि आप मतलब वीडियो एंड होने के बाद उनको सोल्व करना आपकी क्या है इन न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में से सब कुछ करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो मैं मतलब कि बेसिकली इस वीडियो को 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। फर्स्ट टाइप वही है कि जो मतलब कि जिन स्टूडेंट्स को क्या न्यूमेरिकल से बेसिकली सिंपल वर्ड में बोले तो डर लगता है, मतलब वो न्यूमेरिकल्स को अगर क्वेश्चन देख ले तो उसको छोड़ दिया, एग्जाम में छोड़ देते हैं, या फिर वो सोचते हैं तो मेरे मतलब कि मेरा काम ही नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल को कैसे आपको जीरो से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और किस तरीके से आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप कैसे आप शुरुआत कर सकते हो न्यूमेरिकल की और किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आप हो सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल सोल्व तो हो जाते हैं, बट बेसिक जो न्यूमेरिकल है सिर्फ वही सोल्व कर पाते हो। अगर न्यूमेरिकल को हल्का सा ट्विस्ट कर दें या 2-3 फॉर्मूले आपको एक साथ यूज करने पड़ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आप मतलब कि वहां पर फेल हो जाते हो उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियो और ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल में किस तरह की अप्रोच रखनी है, किस तरीके से आप हर टाइप को न्यूमेरिकल को एक आप 2-3 फॉर्मूले से ही कितने सारे न्यूमेरिकल्स आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आप हो सकते हो कि आपको क्या है मतलब कि अच्छे से आपको पता है कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स होते हैं और मतलब आपने काफी टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और आपको क्या है कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो कि थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे सब रिलेवेंट ही, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के काफी चांसेस होंगे। तो आप उनको सोल्व करके देखना, साथ साथ मेरी अप्रोच देखना जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा कि किस तरीके से आप मतलब कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में सब कुछ ये रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन भी आ जाएगी। इस वीडियो को हम मतलब कि इस न्यूमेरिकल की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लास 12 फिजिक्स, जो कि आता है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ब्लू स्काई पीसीएम चैनल का नेम। इसी बात पर चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो जी शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। जो टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल आते हैं वो आ जाते हैं हमारे ऑन द बेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आपको सिंपल मतलब पता है कि जो आपका चार्ज है वो चार्ज पर यूनिट टाइम आपका कितना फ्लो हो रहा है किसी भी वायर में, किसी भी हमारे कंडक्टर में, उसी को हम बोलते हैं अपना सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा बेसिक मतलब आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट का जो मतलब है उसी से आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। तो आई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? चार्ज पर यूनिट टाइम मींस Q/T हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं जैसे चार्ज आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था, Q किसके इक्वल होता है? Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होता है। N मतलब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और E मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो हम अपना Q को क्या है NE से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है? ये सेकंड फॉर्मूला आ जाता है। अब बात करते हैं हमारे पास आता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ये आ जाता है हमारे पास एक सेकेंड, मैं इसको भी वो कर लेता हूँ। हाँ, फिर यहाँ पर हम जो भी हमें हाईलाइट करना होगा वो भी हो जाएगा। हाँ जी, थर्ड हमारा फॉर्मूला आता है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पर उसकी रेडियस आ रहा है, अगर उसकी v स्पीड से कर रहा है तो वहां पर जो उसका एक तरीके से टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो t इक्वल टू 2πr/v हमारा ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेसिकली बहुत कम यूज होगा, कहीं कहीं पर आपका यूज होगा। तो बेसिकली तो आप ये वाला फॉर्मूला एंड सेकंड ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये वाला फॉर्मूला आप मेन याद रखना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वही है 1/T आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ये आपके बेसिक मतलब जो मेन फॉर्मूला ये आ जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी
यूनिट्स यूज होंगी वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट आपको पता है कूलम होती है, और जो आपका टाइम है वो सेकंड में यूज होगा, और जो आपका करंट होता है उसकी जो यूनिट हम यूज करेंगे यहाँ पर जो ऐसा यूनिट होगी वो हमारी होगी एम्पियर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और जो कांस्टेंट बेसिकली हम इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो सिर्फ एक कांस्टेंट आता है ज्यादातर, जो कि होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पहले से ही पता है, फर्स्ट चैप्टर से आप मतलब काफी ओल्ड क्लासेस में भी आप करके आ चुके हो, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ 6.25 into 10⁻18 एलिमेंट्री चार्जेस पर सेकंड। देखो आपने क्वेश्चन एक बार देखो क्वेश्चन को करना किस तरीके से। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ दो, तो पूरा पढ़ने के बाद आपको आधी चीज आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में मतलब क्या क्या चीजें दी हुई है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो मैथमेटिकल चीज है वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब हमें क्या दे दी, करंट की वैल्यू दे दी जो कि है I = 1 एम्पियर। तो जो भी वैल्यू हमें मैथमेटिकल फॉर्म में दी हुई है ना, उनको लिखना शुरू कर दो। क्वेश्चन की शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है। सेकंड हमको दिया हुआ है, उसने कहा है कि चार्जेस, उसने एक तरीके से हमें दे दिया चार्ज, जो कि कितना है, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, वो है हमारे 6.25 into 10⁻18 ये वैल्यू हमें दी हुई है। साथ साथ उसने बताया पर सेकंड मतलब उसने दे दिया हमें टाइम है हमारा 1 सेकंड। तो उसने एक तरीके से हमें ये 3 वैल्यू दे रखी है और पूछा उसने क्या है, पूछा उसने है कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये 1 एम्पियर में इतने ही हमारे क्या होते हैं, चार्ज फ्लो होता है। सिंपल यहाँ पर आपका क्या क्या चीजें यूज हो रही है, एक तो करंट और एक हमारा चार्ज यूज हो रहा है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, I = Q/T वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि चार्ज और करंट दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है फॉर्मूला का वो यही होता है और यही चीजें हमारे पास गिवन भी है और इनमें से हमें निकालना है। अब I = Q हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज दिया हुआ था तो हम यूज कर लेंगे Q की जगह NE और नीचे हमारा T आ जाएगा। तो I आपका कितना है, आई आपका 1 एम्पियर था। एन कितना है, एन उसने दिया हुआ है जो कि आता है 6.25, ये हम सोल्व कर लेंगे। ये वैल्यू डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे और ई मतलब 1.6 into 10 की पावर आपका क्या आ जाता है, 10⁻⁴ कितना दिया हुआ था, 19 और नीचे जो टाइम था वो 1 सेकंड। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास जैसे फॉर्मूले भी देख सकते हैं, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, n = 6.25 इंटू ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स ये हमें प्रूव करके दिखानी थी कि आंसर यही आता है। तो यहाँ पर जो n है ये n का n ही लिखा रहने देंगे। इस सब को सोल्व करके इसको धर लाएंगे, 1 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरीके से सिंपल इस टॉपिक से हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आता है वो आता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। मींस जो चार्ज जो हो रहा है वो मतलब कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज कितना पास हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से, उसने हमें इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है जो कि है Q विद रिस्पेक्ट टू T, वो हो रहा है AT² प्लस BT प्लस का C। हमारा चार्ज मतलब कि किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। सबसे पहले उसने कहा है कि राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ABC। देखो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पर आपकी यूज होगी वही अपनी क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट आता था, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसकी नॉलेज। तो आपको पता था वहां पर एक प्रिंसिपल आता था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें क्या होता था, जो जिस तरफ मतलब LHS की साइड जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती थी, तो ये जितने भी हमारी टर्म्स आएंगी उन सबका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा इंडिविजुअली इन चारों का क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो सिंपल उसी प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला अगर A का हमें निकालना है तो A का डायमेंशन फॉर्मूला जैसे ये Q = AT² में लिख सकता हूं। तो देखो T का तो डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है, T² होगा। आपको निकालना है A का, तो A के निकालने के लिए जो T² है ये हम नीचे ले आएंगे इसके और A हमारे पास आ जाएगा। Q का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंपल AT, और जो T² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा हमारा T⁻², ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होगा। इस T से T कट जाएगा तो A का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, AT⁻⁻1। ये हमारा सिंपल A का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से हम B का और इसी तरीके से C का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आई होप आपकी चीजें समझ में आ गई होगी, इसमें ऐसा कोई सच डाउट वाली चीज भी नहीं है। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे से देख लेना। मैं हर एक चीज को बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता के आपको चलूंगा, ताकि मतलब आपको ऐसा सच कोई डाउट ही ना आए कि आप मतलब कि आपको किसी चीज का कंफ्यूजन हो और कोई चीज आपको मतलब कि ऐसे स्टक हो जाओ कहीं पर, वहां पर प्रॉब्लम आए। मैं बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज बता के चलूंगा। बस आप ये वीडियो एंड तक देखते रहना, ये मेरी गारंटी है। आप चाहे कुछ ज्यादा भी मत करो, बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते जाओ, जो मैं लिखने को बोलूंगा वो लिखते जाओ। और इन क्वेश्चन को जो ये एग्जाम्पल है और जो मैं क्वेश्चन दूंगा उनको सिर्फ सोल्व कर लेना। आप न्यूमेरिकल्स में 100 आउट ऑफ 100 आप मेरे से लिख के ले लो, वो आप क्या करोगे, स्कोर करोगे। बस वीडियो को एंड तक आराम से रिलैक्स होकर देखते जाओ। चलो जी, नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में पूछा था कि उसने ABC की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा है कि करंट की वैल्यू निकालनी है इन 5 सेकंड। तो सिंपल है, देखो आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई थी, आपको चार्ज की फॉर्म में दी हुई थी। मींस चार्ज की इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू T।
तो करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी हमारी वैल्यू होती है। मीन्स आपको जो ये क्यू वाली इक्वेशन है इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपकी फिर वो आई की फॉर्म में आ जाएगी। तो यही क्या हुआ है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला लगाया और इस जो आपकी डी क्यू थी वहां पर पूरी जो इक्वेशन रख दी, इक्वेशन रखने के बाद उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ए टी स्क्वायर आ जाएगा 280 और बी टी का हो जाएगा सिंपल बी और सी एक कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, वो 5 सेकंड है और ए बी सी आपको पता ही है, तो ए की जगह हम रख देंगे अपनी ए की वैल्यू जो कि मेरी कितनी थी, ए 5 था, बी मेरा सी था, सी की वैल्यू तो रखने की जरूरत ही नहीं है, टी हम रख देंगे 5, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि आई है 53 एम्पियर। इस तरीके से सिंपल आपको न्यूमेरिकल सोल्व कर लेने, ठीक है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी वीडियो पॉज करके आप इन सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके किस टाइप के कितने न्यूमेरिकल्स जो है वो अपने आप से सेल्फ आपको क्या हो गए, सोल्व हो गए। देखते हैं कौन बच्चा कितने न्यूमेरिकल सोल्व कर पाता है। ये सब आपके मतलब कि इस टाइप से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ये आ जाता है हमारा टाइप फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप सेकंड जो कि आता है हमारा ओम्स लॉ पर बेस, मतलब ओम्स लॉ की जितने भी जो बेसिक चीजें जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी, उन सब पर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। जो आपका कलर कोडिंग है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कलर कोड्स ऑफ द कार्बन रेजिस्टर, तो उसको हम क्या करके चलेंगे, स्किप करके चलेंगे। बाकी वैसे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, हर एक कलर की एक वैल्यू होती है, बस इतना इसमें काम होता है। चलो जी देखो, सबसे पहले आपको पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ का आपका सिंपल मतलब होता है कि जो आपका करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अप्लाइड पर। ये आपका सिंपल क्या होता है, मतलब आपका ओम्स लॉ का मतलब होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बन गया, मतलब जो कांस्टेंट आता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, या फिर आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि आप अपना 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आपका फॉर्मूला हो गया। रेजिस्टिविटी वही होती है, रो इज इक्वल टू RA बाय L आपकी रेजिस्टिविटी होती है। ध्यान आपको रखना है जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है और जो रेजिस्टिविटी है वो सिंपल आपके नेचर ऑफ जो कंडक्टर है उसी पर डिपेंड करती है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस एक जो आपका रेजिस्टेंस है उसका एक तरह से रेसिप्रोकल होता है और ऐसी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये आपके सिंपल पॉइंट आ गए। करंट डेंसिटी, देखो डेंसिटी क्या होगी एरिया के रेस्पेक्ट में, तो करंट डेंसिटी मतलब क्या हो गया, करंट पर यूनिट एरिया, वो आपका क्या हो गया, करंट डेंसिटी हो गया। तो इसको हम डिनोट करते हैं जे से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। करंट डेंसिटी से जो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर से जितने भी जो डेरिवेशन आते हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको डेरिवेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे, आपको न्यूमेरिकल जो आपके डेरिवेशन है टाइप वाइज जितने भी आते हैं चैप्टर वाइज, और वो सब कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में करा रखे, तो आप वो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। हर चीज का जो भी मैं वीडियो का रेफरेंस दूंगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर प्लेलिस्ट है वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलो जी, ये आपका आ जाता है J इज इक्वल टू I बाय A। अब यहाँ पर आपको याद रखना है हर एक चीज का नोटेशन, जैसे देखो यहाँ पर J आया तो J का मतलब क्या है, करंट डेंसिटी, I मतलब हमारा करंट, A मतलब हमारा एरिया, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मेन चीज पे आते हैं जो कि हमारी यूनिट्स यूज होंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका वोल्ट होता है, हमेशा याद रखना, V से डिनोट करते हैं। करंट आपका एम्पियर मतलब A यूज होगा। रेजिस्टेंस मतलब की रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वही सेम आपकी हर बार जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ओम, जिसको डिनोट करते हैं हम कुछ इस तरीके से। रेजिस्टिविटी रो जो उसकी यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, और मो भी इसको हम बोल सकते हैं, या फिर सही मीन्स भी हम इसको बोल सकते हैं। वैसे ज्यादातर तो हम ओम मीटर ही यूज करते हैं या ज्यादा मो यूज कर लेते हैं। ये क्लियर है पॉइंट। चलो, कंडक्टिविटी की ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है और करंट डेंसिटी की हमारी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होती है। ये आपकी सब यूनिट्स, देखो यूनिट्स आपको जरूरी याद रखनी, क्योंकि यूनिट्स के मार्क्स होते हैं। अगर आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो उसमें से जो हाफ मार्क्स है वो आपका क्या होता है, यूनिट का ही होता है। और यूनिट की हेल्प से आप जो MCQ टाइप क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। आप यूनिट देख के पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है, और जब हम MCQ टाइप क्वेश्चन करेंगे तो तब हम उसको चेकआउट करेंगे। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है, अ कॉपर वायर ऑफ अ रेडियस 0.1 mm। एक कॉपर वायर है जिसकी जो रेडियस है वो आपकी 0.1 mm है। जो भी आपका मैथमेटिकल चीज है उनको हाईलाइट करते जाओ। एंड रेजिस्टेंस, और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई। वोल्टेज की वैल्यू दे दी 20 वोल्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकंड बिटवीन द सप्लाई ऑफ द वायर ऑफ द वेल, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए किस से निकलेंगे, जब आपके पास करंट होगी, करंट का फॉर्मूला लगा देगी Q अपॉन T। यहाँ से Q की जगह हम लिख देंगे अपना I इज इक्वल टू NE बाय T, तो यहाँ से मेरी N की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। जो आपको वैल्यूज दे रखी है और जो आपसे पूछा गया है तो उनमें रिलेशन देखो, उसमें कौन से फॉर्मूले का आपका रिलेशन बन रहा है, उसी फॉर्मूले को आप सिंपल यूज कर लो। तो जैसे यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख ली,
लिखने के बाद करंट हमने वैल्यू निकाल ली, तो करंट की I इक्वल टू वी बाई आर मेरा फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो 0.02 मेरा क्या आ गया, करंट आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, वही I इक्वल टू एन ई बाई टी फॉर्मूला यूज करेंगे, एन की वैल्यू क्या आ गई, आई टी बाई ई मेरी वैल्यू आ गई, और इसको सोल्व करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है राइट डाउन द करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी आपका पास किसके इक्वल होती है, J इज इक्वल टू आपके पास क्या होती है, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और करंट अपॉन जो एरिया होता है वो, करंट आपने अभी निकाला जो गया है 0.02, एरिया क्या है, कॉपर वायर है, वायर किस फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, सिलेंडर का जो एरिया हो जाता है वो हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर, मतलब जो सर्कुलर एंड होता है उसका पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है। तो आई बाई पाई स्क्वायर अपनी सारी वैल्यू रख देंगे, आर उसने दिया हुआ था, आर कितना दिया हुआ था 0.1 mm उसने दिया हुआ था, तो सारी वैल्यूज रखने के बाद अपना सिंपल करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल देंगे, और साथ में अपनी यूनिट्स जो है वो जरूर लगाएंगे, जैसे इसमें एम्पियर लगी हुई है और इसमें एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। यूनिट्स अगर आप नहीं लगाते तो उसका वहां पर आपका हाफ मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ मेरे सोल्व करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना, फिर आप मेरा सॉल्यूशन जो यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है उससे समझना कि जब आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी देखो पहली बारी में अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना, देखो आप में और मेरे में मतलब कि यही तो फर्क है भाई। देखो मैं पहले से न्यूमेरिकल को करके बैठा हूँ, मैंने 12th में भी किया, उसके बाद 2-3 साल बाद मतलब कि पढ़ाया बच्चों को, तो मैं तो पहली बारी में ही कर दूंगा, देख के ही समझ जाऊंगा। आप अभी लर्निंग फेज में हो तो आप मतलब चीज़ों को भी ग्रैब करोगे, धीरे धीरे सीखोगे, तो आप धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखोगे तभी आपकी चीजें समझ में भी आएंगी। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरी तो चीजें एकदम समझ में आ रही है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहे, और आप देखते हो कि यार मैं मतलब कि मैंने 2-3 न्यूमेरिकल देख लिए सोल्व होते हुए, जब मैं खुद करने जाता हूँ नहीं होते। तो कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या जितने भी बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में किसी से कुछ भी सोल्व नहीं होता। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती है, पहले मेरे को देखो, फिर खुद करके देखो, जो नहीं समझ में आ रहा उसकी वीडियो दोबारा आके यहाँ पर देखो, बार बार समझो, तब आपसे चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस, बस ये देखते जाओ मैं अप्रोच किस तरीके से करूं। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, तो एक वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम इज यूज्ड टू फाइंड अ कॉइल ऑफ रेडियस। आपको रेडियस आपको दे दी, द वायर हैज द डायमीटर, जो वायर का डायमीटर है वो आपका 1.4 mm है, एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसने एक अलग नाम दे दिया। आपको पता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, वही रेजिस्टिविटी होती है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स निकालने, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उसने दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस हमें यूज करना है और नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं, तो सिंपल हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर उसने हमने मान लिया लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स, एन मान लिया हमने नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी जो भी हमारी जो रेडियस है, मतलब एक तरीके से जो भी हमारे पास क्या होगी 2 पाई आर क्या होगी सरकमफ्रेंस। ये सरकमफ्रेंस को अगर मैं जो टोटल लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो टोटल लेंथ है एल और ये जो सरकमफ्रेंस है इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। मतलब एक तरीके से मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, ये मेरे पास क्या होगी, एक वायर होगी एल लेंथ की, ठीक है। इसका जो यहाँ पर जो ये सर्कुलर एरिया होगा वो मेरे पास क्या होगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस होगी वो 2 पाई आर होगी, और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन होंगे। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस को एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ये लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, कितनी उसकी लेंथ आती है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ, टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन, तो 2 पाई आर की एन से सिंपल क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, मेरे पास वैल्यू आ गई। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है रो एल बाय ए, ये मेरा फॉर्मूला है। तो रो रेजिस्टिविटी आपको दी हुई है, लेंथ आपने अभी ये निकाल ली, ये आपकी लेंथ यूज करोगे, और नीचे आपका कहता है रो एल बाय ए। एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया जो ये सर्कुलर क्या होगा, एक तरीके से वायर होगी, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। तो हम सारी वैल्यूज उसको यहाँ पर रख देंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास जो एन आ जाएगा, मींस नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, वो मेरे पास 70 आ जाएंगे। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सिंपल सोल्व करोगे। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द वायर ऑफ फायर। देखो आपके पास 2 वायर है, एक आयरन की वायर है और एक कॉपर की वायर है, उसमें आपने क्या किया है, सेम पोटेंशियल लगाया है, मतलब दोनों में V की वैल्यू क्या है, सेम है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डिकोड करते जाओ, चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ऑफ द सेम लेंथ, और दोनों की जो लेंथ है L है वो भी सेम है। द सेम करंट फ्लो, और जो I की वैल्यू है करंट है वो दोनों वायर्स में वो भी सेम है। कंपेयर द रेडियस, हमें दोनों की रेडियस बतानी है कि एक वायर हमारे पास, मान लो एक वायर तो ये होगी थोड़ी मोटी हो गई वायर, और दूसरी वायर हमारे पास क्या होगी, ये पतली वायर होगी। ये मान लो एल्यूमिनियम होगा, ये हमारे पास कॉपर हो गया। दोनों में वोल्टेज की वैल्यू सेम है, दोनों में जो करंट की वैल्यू है वो भी सेम है, और दोनों का
क्या सेम था, सेम लेंथ, हाँ, और दोनों की जो लेंथ है वो भी मेरे पास क्या आती है, सेम आती है। ये सब आपको वैल्यूज दी हुई है। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसने दोनों की रेजिस्टिविटी दे दी। ये हमारे पास आयरन की आ गई और ये मेरे पास कॉपर की आ गई। दोनों को क्या निकालनी है, एक तो निकालनी है रेडियस, और सेकंड पार्ट में उसने पूछा है जो करंट डेंसिटी है कैन बी मेड इक्वल बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट रेडिया, मीन्स दोनों की रेडिया को इस तरीके से मैं रेशो ले लूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों की रेडियस अगर मैं इस तरीके से ले लूँ तो दोनों की करंट डेंसिटी आपस में इक्वल हो जाए। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम सेम पोटेंशियल लगा रहे हैं और सेम ही करंट फ्लो करा रहे हैं दोनों वायर्स में, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई मेरा फॉर्मूला होता है। तो V भी अगर इक्वल है और आर भी अगर V भी एक सेम है और I भी सेम है, तो ये आर भी दो, मान लो ये V1 I1 हो गया, ये V2 इज इक्वल टू आर I2 हो गया। तो ये दोनों R भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, क्योंकि दोनों V आपस में इक्वल है और दोनों I आपस में इक्वल है, तो दोनों R भी आपस में इक्वल होंगे। तो कॉपर वायर के लिए और एल्यूमिनियम वायर के लिए, दोनों के लिए हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं R1 हम कॉपर के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ से हम जो रो1 L अपॉन A वाला फॉर्मूला लगा दिया और R2 रो L अपॉन A2 वाला फॉर्मूला लगा दिया। मीन्स जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता था ना, रो L अपॉन A, दोनों के लिए लगा दिया। और यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी कि जो R1 है वो R2 के इक्वल मेरा वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि दोनों का V और दोनों का I तो सेम ही है, तो R भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। दोनों का R1 और R2 आपस में इक्वल रखने के बाद हमारे पास रेडियस का रेशो आ जाएगा। रेडियस का रेशो इन रेस्पेक्ट टू जो रेजिस्टिविटी है उसका। रेजिस्टिविटी दोनों की गिवन है, ये होगी रेडियस ऑफ आयरन अपॉन रेडियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, दोनों की रेजिस्टिविटी मैंने रख दी। रेजिस्टिविटी रखने के बाद दोनों का जो रेशो है वो आ जाता है, वो जो क्या आ जाता है 2.5, मतलब कि 2:5, ये मेरे पास पॉइंट आ जाता है। तो दोनों का रेशो मेरा ये हो गया। मीन्स जो फर्स्ट की जो आयरन की रेडियस है वो 2 होगी और जो हमारे पास कॉपर की रेडियस है वो मेरी 5 होगी। ये मेरा पॉइंट आता है। अब नेक्स्ट उसने पूछा था कि क्या दोनों की करंट डेंसिटी इक्वल कर सकते हैं रेडियस को थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करके। तो देखो सिंपल से पॉइंट है, आप रेशियो चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आप कुछ भी चेंज कर दो, करंट डेंसिटी तो रेशियो पर डिपेंड ही नहीं करती ना। करंट डेंसिटी होती है वो तो बेसिकली आपका जो नेचर ऑफ कंडक्टर है, नेचर ऑफ सब्सटेंस है, उस चीज पर डिपेंड करती है। तो रेडियस से तो यहाँ पर कोई रिलेशन ही नहीं है। तो सिंपल हम लिख देंगे जैसे लिखा हुआ अभी यहाँ पर, नो करंट डेंसिटी कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल्स। नेचर ऑफ मेटल कैसा है, उसकी रेडियस कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करंट डेंसिटी आपस में इक्वल, दो मेटल्स की आपस में इक्वल ही नहीं हो सकती। ये पॉइंट आपका आता है। आगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना। ये आपके क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये यहाँ पर, और ये आपके हो गए 10 से हो गए थे ना, हाँ ये आपके यहाँ से हो गए। ये वाले क्वेश्चन आप अभी सोल्व कर सकते हो या फिर आप आराम से सोल्व कर लेना, बट इनको सोल्व जरूर कर लेना क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। आप जब टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के और टाइप्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आपको एक अच्छी आपकी क्या होगी, इस पर ग्रिप बन पाएगी न्यूमेरिकल्स पे, तभी आप ये सोल्व कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस भी तभी होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप 3 न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्ट बेस्ड ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर हम समझे सिंपल वर्ड में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता था कि सिंपल हमारे जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड है, अगर हम उसको क्या करें, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो जो एवरेज स्पीड आती थी इलेक्ट्रॉन की या चार्ज पार्टिकल्स की, वो हमारी क्या होती थी, वही उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी। ये सिंपल मतलब आ जाता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसका जो डेरिवेशन है वो भी दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आप अच्छा समझ के चलना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी क्या होगी, एक सिंपल एक एवरेज वेलोसिटी होगी जब भी वहां पर आपको क्या लगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वहां पर क्या फ्लो होगा, वहां पर आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आता है I इज इक्वल टू NEAVD। आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, I इज इक्वल टू NEAVD। मीन्स ये थोड़ा बोलने में ईजी लगता है, तो ये फॉर्मूला ईजी याद भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ENAVD, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, हम ज्यादातर स्टूडेंट मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, I इज इक्वल टू NEAVD, नीवड़ा ऐसे कुछ कर लो। तो NEAVD, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A मतलब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD मतलब आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I आपका हो गया करंट। ये आपका एक तरीके से करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स के। ये करंट डेंसिटी आपकी क्या होगी, वही NEAVD, मतलब एक तरीके से क्या होता है करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू क्या होगी, करंट अपॉन A। सिंपल आपका ये आ गया। तो करंट अपॉन इस I की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो NEAVD आएगा, और नीचे होगा A, इस A से ये हट जाएगा तो NEVD, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, करंट डेंसिटी के लिए। आपका सिंपल चेंज पॉइंट आता है। हाँ चलो
नेक्स्ट आपका आता है रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स है, जब वो एक दूसरे मूव करेंगे पूरे उसमें कंडक्टर में, तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, मतलब कि टकराएंगे भी एक दूसरे से, उनका क्या होगा, कोलिजन होगा। तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना टाइम आपका लगता है, उसी को हम बोलते हैं अपना रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम आपका होता है, अगर आप वहां पर देखो इसकी वैल्यू निकालो तो रो इज इक्वल टू एम एन स्क्वायर बाय टॉर्क। ये आपका जो टॉर्क होता है, यही आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये आपकी वैल्यू याद रख सकते हो। रिलैक्सेशन टाइम को करंट डेंसिटी, ये एक रिलेशन आता है, जे इज इक्वल टू रो, ये आपका रिलेशन है, और ई इज इक्वल टू जो रो जे आपका रिलेशन है, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका रो क्या हो गया, जो आपकी सिंपल रो, यहाँ पर हमारा कुछ अलग तो नहीं है, नहीं वो सिंपल हमारी रेजिस्टिविटी, वही हमारा मतलब हो गया। क्लियर पॉइंट। चलो ये आपकी सारी क्या होगी, यूनिट्स यूज होगी। यूनिट्स तो बेसिकली अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, एक वेलोसिटी जो है तो मीटर पर सेकंड, और आपके पास जो बाकी चीजें वो तो पुरानी चलती आ रही है, तो उनकी कोई नई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है, और एन ए मतलब कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला मतलब ये आपकी वैल्यू होती है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपकी काफी चीजें क्लियर होंगी। चलो यहाँ पर आता है कॉपर वायर है, हैज अ रेजिस्टेंस। देखो एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ये आता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको V की वैल्यू दे दी, एग्जिट अक्रॉस द क्रॉस वायर। आपको क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो सिंपल है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, और आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ की हेल्प से आप करंट निकाल लोगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, वही यूज हो जाएगा, I इज इक्वल टू NEA/VD। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, INA/VD। I आपको क्या निकालनी है, आई आपको गिवन है इस R से, और इस V से आप I निकाल लोगे। E इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो फिक्स ही होता है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिए हुए हैं, और एरिया आपको दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर VD नहीं दिया हुआ, VD आपको निकालना है। तो सिंपल हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो कि हमारे आ जाएगी 0.078 मीटर mm पर सेकेंड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। जिस भी स्पेसिफिक यूनिट में वो वैल्यू मांगेगा उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हम ज्यादातर जो यूनिट से लेके चलते हैं वो वैसा यूनिट से लेके चलते हैं, कैलकुलेशन आपको उसी में करनी होगी। क्लियर पॉइंट। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आ गया न्यूमेरिकल। इसमें हुआ है एन एल्यूमिनियम वायर ओवर डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड। देखो एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका जो डायमीटर है वो 0.24 है, उसको कॉपर वायर से सीरीज में कनेक्ट किया गया, और जो कॉपर वायर का डायमीटर है वो 0.16 सेंटीमीटर है। द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, और जो दोनों वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक तरीके से 10 एम्पियर, मतलब कि 10 A आपका फ्लो हो रहा है। फाइंड द करंट डेंसिटी इन द एल्यूमिनियम वायर। एल्यूमिनियम वायर में करंट डेंसिटी निकालनी है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू I बाई A। तो I आपका कितना है, सिंपल आपको दिया हुआ है 10, और एरिया, इसका एरिया एल्यूमिनियम का 0.24 आपका क्या था, डायमीटर था, रेडियस क्या हो जाएगी 0.12 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा पाई, मतलब कि जो एरिया होता है वो तो पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। तो सिंपल इसको सोल्व कर लोगे, ये आपकी पॉइंट आ जाएगा। ऐसे अगर वो आपसे कॉपर का पूछे तो यहाँ पर आपको 10 तो सेम ही रहेगा, 0.12 की जगह 0.08 हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी रेडियस आपको रखनी होगी। सेकंड उसने पूछा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर वायर। कॉपर वायर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला वही है, I इज इक्वल टू NEA/VD। आपसे यहाँ पर करंट आपकी कितनी है, वो 10 है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने ये दे रखे 8.4 इंटू 10⁻28, और एरिया उसने, हाँ एरिया हम हमारे पास रेडियस है तो एरिया हम निकाल लेंगे, और VD की वैल्यू आपको निकालनी ही है। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और सारी वैल्यूज हमें गिवन हो जाएंगी। नेक्स्ट उसने थर्ड क्या पूछा हुआ है, बस ये दो ही चीज उसने पूछी, दो ही चीज हमने निकाल दी। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ से एक बार देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाए हैं, कुछ भी अलग नहीं किया है। दो फॉर्मूले लगाए, एक तो करंट डेंसिटी वाला, और दूसरा हमने लगाया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। आगे आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप इससे इनको सोल्व कर सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन हो गए, इनको सोल्व करना और फिर मेरे को बताना कि किस में आपको डाउट आता है और कौन से आपके सोल्व हो गए। क्लियर पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर टाइप 4 न्यूमेरिकल आपके आते हैं। नेक्स्ट जो क्या आते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इससे इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स ना तो एग्जाम में आते हैं और ना ही इसके पे इतने ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो इसको सिंपल बस समझने के लिए आप रख लो, मतलब कि इससे इतनी ज्यादा चीजें आपकी नहीं आएगी एग्जाम्स में। सबसे पहले मोबिलिटी का मतलब होता है जो चार्ज कैरियर्स है वो कितनी आसानी से किसी भी सब्सटेंस में, बेसिकली किसी भी कंडक्टर में कितनी आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन वो उतना अच्छा ही क्या होगा, कंडक्टर होगा। अब यहाँ पर आता है मोबिलिटी न्यू इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला होता है VD बाई E, ये आपका फॉर्मूला होता है। और VD को आप VD बाई E का दूसरा मतलब कि दूसरी फॉर्म आ जाती है Q टॉर्क बाय
एम। क्यू आपका जो मतलब हो गया चार्ज, टॉर्क मतलब आपका रिलैक्सेशन टाइम, और एम मतलब कि आपका मास ऑफ द जो चार्ज कैरियर्स है वो। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू ई एन ए वी डी, वही फॉर्मूला है, एन ई ए वी डी, कुछ अलग नहीं है। कंडक्टिविटी ऑफ द मेटेरियल कंडक्टर, कंडक्टिविटी रो इज इक्वल टू एन ई ए इंटू मोबिलिटी, कोई नया फॉर्मूला नहीं, सिंपल याद रख सकते हो, कोई ऐसी नई चीज नहीं आती, सिंपल से पॉइंट आता है। कंडक्टिविटी का वही आपका क्या हो गया, यूनिट हो गई, मतलब मोह आप याद रख सकते हो, या फिर ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आप याद रख सकते हो। क्लियर पॉइंट। आप देख लो यहाँ पर जो इसकी मोबिलिटी की यूनिट होती है वो हमारी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर हमारी सेमिन, ये हमारी यूनिट होती है। क्लियर पॉइंट। चलो आगे एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से और चीजें ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर एग्जांपल आता है द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर इज, देखो नंबर डेंसिटी दे दी, नंबर डेंसिटी मतलब कि एन की वैल्यू आपको दे दी, या फिर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप इसको याद रख सकते हो। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ द लेंथ, कॉपर वायर की लेंथ दे दी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया और वोल्टेज आपको दे दी। गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दे दी है आपको, और चार्ज ऑन द कैरियर्स इतना। देखो आपको काफी चीजें दी हुई है, तो जब आपको काफी चीजें दी हुई हो तो सबसे पहले उन चीजों को लिख लो। वैसे अगर आपको एक चीज दी हुई हो, चाहे 10 चीज दी हुई हो, चाहे 100 चीज दी हुई हो, उनको न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले सारी चीजों को लिख लो। तो सबसे पहले एन की वैल्यू हमने लिख ली, एरिया आपको दिया हुआ था, वोल्टेज आपको दी हुई थी, मोबिलिटी आपको दी हुई थी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दिया हुआ था। अब आपको देखो निकालना क्या है, निकालना हमें है गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड द चार्ज, डिटरमाइन द करंट। डिटरमाइन द करंट मतलब हमको करंट निकालना है, तो करंट मतलब क्या होगा, आई, तो आई आपको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आई हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला ये था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम अपना यूज करेंगे न्यू ई, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू ई एन एन ई ए न्यू ई। तो ई की वैल्यू क्या आ रही, ई की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू एन हमारे पास क्या है गिवन है, ये रहा एन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी गिवन है, स्टार्टिंग में दिया हुआ था। न्यू मोबिलिटी वो भी हमारे पास गिवन है, ये रही हमारी मोबिलिटी, ये हमें मोबिलिटी दी हुई थी, तो कवर ही हो गई, हाँ मोबिलिटी ये हमारी हो गई। लास्ट में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, ई इज इक्वल टू वी बाय आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एल हो जाएगी, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय एल होती है। तो यहाँ पर आपने सारी वैल्यू रखने के बाद सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट है, ये आप अपना सोल्व कर दोगे। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका आ जाता था करंट डेंसिटी, मतलब कि एक तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो मोबिलिटी आती है उस पर। क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट आते हैं कुछ इससे मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे मैंने बताया था ना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप सोल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आता है टाइप फी, जो कि आता है टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस। देखो जब जो भी रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसका टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू जब उसमें करंट फ्लो होगा वो चेंज होता रहता है। तो वो चेंज जो उसमें चेंज फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, तो उसकी कितनी वैल्यू चेंज होती है यहाँ पर हमारे उसके फॉर्मूले आते हैं। तो जैसे जो अल्फा की वैल्यू होती है, मतलब कितना जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो R2 माइनस का R1 अपॉन R1 T2 माइनस का T1। R2 हमारा क्या हो गया, सेकंड बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा फर्स्ट बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं R2 फाइनल रेजिस्टेंस, और ये R1 हमारा इनिशियल बॉडी का रेजिस्टेंस। T2 T1 माइनस मतलब T1 इनिशियल रेजिस्टेंस टेम्परेचर और T2 मतलब हमारा फाइनल टेम्परेचर। ये आपका फॉर्मूला आता है, इसको हम सिंपल अपना यूज करने वाले हैं। और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, और R आपको पता ही वो तो हमारी ओम में होता है। डायरेक्ट हम न्यूमेरिक उस पे क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से आपकी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। देखो यहाँ पर आता है निक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू अ 200 सप्लाई, मतलब आपको वोल्टेज की वैल्यू दे दी। सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट, आपको इनिशियली वो क्या करता है, मतलब एक निक्रोम वायर है, क्वेश्चन को समझो, उसने कहा एक निक्रोम वायर है जो कि 220 वोल्ट पर वर्क कर रही है। वो स्टार्टिंग में जब उसको स्टार्ट करते हैं तो 2.2 एम्पियर करंट वोल्ट को मतलब क्या करती है, खींचती है, इतना वो करंट यूज करती है। विच सेटल्स डाउन अ फ्यू सेकंड स्टडी करंट, मतलब कि कुछ टाइम बाद स्टार्टिंग में उसने इतना करंट लिया, फिर वो धीरे धीरे स्टडी मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई, बाद में वो क्या है 2.2 एम्पियर करंट को बस यूज कर रही है और उससे हीट करती जा रही है। देखो स्टार्टिंग में हीट करने के लिए उसको ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, या ज्यादा कोल्ड करना है, जैसे जो AC होता है स्टार्टिंग में अगर
रूम गर्म है तो वो स्टार्टिंग में ज़्यादा मतलब कि कंडेंसर जो होता है वो उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, वो ज़्यादा यूज़ करता है, करंट भी ज़्यादा यूज़ करता है। जब एक टेम्परेचर मतलब सेटल डाउन हो जाता है, स्टेडी टेम्परेचर हो जाता है, तो बस उसको क्या करना होता है, एक तरीके से स्टेबल करना होता है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा काम नहीं करना होता, तो वो कम करंट को यूज़ करता है। इसलिए जो मतलब कि अगर आप AC यूज़ कर रहे हो तो मतलब AC को लगातार आप चला के रखोगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है इन कंपेरिजन टू अगर आप AC चला रहे हो, फिर थोड़ी देर बंद कर दिया, फिर चला दिया, फिर बंद कर दिया, क्योंकि उसको टेम्परेचर फिर मेंटेन करना पड़ता है ना, इसी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है। और यही आपका निक्रोम वायर्स में यहाँ पर आपको उल्टा केस दिया हुआ है इन केस ऑफ हीट में भी यही है। उसको एकदम से ज़्यादा गर्म करना है किसी भी जगह को, तो वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगी। एक बार वो चीज़ गर्म हो गई तो उसको तो मतलब स्टेबल ही करना है ना, तो वो नॉर्मल सा एक नॉर्मल करंट आपका यूज़ करेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। अब यहाँ पर आता है फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर निकालना है T। द रूम टेम्परेचर दे दिया, मतलब R1 की वैल्यू दे दी 30 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो अल्फा की वैल्यू है वो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आपको दे रखी है। अब सिंपल है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे, वही अपना अल्फा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और आपको मतलब कि इतना भी पता चल गया यहाँ पर टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट दे दिया, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला ही ज़्यादातर आपका यूज होगा। तो सिंपल हम यूज करते हैं, देखो यहाँ पर अपना R1 और R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, बस मेन पॉइंट ये है। देखो R1 कैसे निकलेगा, R का फॉर्मूला क्या होता है, V/I, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये वाले करंट को और ये वाली वोल्टेज को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे। फिर यही वाली वोल्टेज और दूसरे वाला जो स्टेडी करंट है उसको यूज करके हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर डायरेक्ट हम अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस का R1 T2 माइनस का T1 इनमें वैल्यू रख देंगे। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालने में टेम्परेचर का डिफरेंस ही निकालना है, तो सोल्व करके हम निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 588 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर कितना था, वो हमारा 30 डिग्री था, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 30 डिग्री क्या कर देंगे, सिंपल प्लस कर देंगे, मतलब कि ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, प्लस का रूम करके, ये तो उसने निक्रोम वायर ने किया, और प्लस का रूम टेम्परेचर भी होगा ना, तो 618 हमारा डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, टोटल टेम्परेचर आ जाएगा, जो कि कितना हो गया, निक्रोम वायर जब स्टार्ट की वो आपका इतना टेम्परेचर हो गया। तो इस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप सोल्व कर लेना, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से ये ले सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे टाइप 6 हमारे पास न्यूमेरिकल आता है। हाँ जी, देखो ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट डाल लेना, और इनकी डेफिनेशन और डेरिवेशन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर आता है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हर एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं, कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ये एक फोर्स है, मतलब फोर्स मतलब पुश पुल में काम आएगी, इतना आप याद रखो। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सर्किट है, जैसे मैं आपको यहाँ से समझाऊँ। हाँ जी, तो फॉर एग्जांपल ये मेरी बैटरी होगी और ये मेरा पूरा क्या हो गया, एक सर्किट हो गया। तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, एक जो चार्ज है वो फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि जो करंट है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट से लेके नेगेटिव प्लेट में लेके जाने में कितना मेरे को काम करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका सिंपल मतलब आता है। वैसे तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, अपोजिट में फ्लो होंगे। बस ये समझने के लिए आप समझ सकते हो कि एक तरीके से एक प्लेट से लेके दूसरी प्लेट तक लेके जाने में एक इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पूरे सर्किट में घुमा के एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाने में कितना काम करना पड़ा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आपका मतलब आता है। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि ये जो आपकी सेल है, ये जो आपकी सेल है, इस सेल में जो ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। थर्ड आपकी चीज आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वही ये दोनों जो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं उन सेल्स को हमने क्या लगाया हुआ है, आपको मतलब कि उसमें क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, उनको सीरीज और पैरेलल में क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इससे तो इतने ज्यादा खैर क्वेश्चन नहीं आते, बट EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इनसे काफी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूलेस देखते हैं। तो EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला होता है E = W/Q, सिंपल आपको याद रखना है। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको दिया हुआ तो EMF आप यूज करोगे E = V + का IR, या फिर आप यूज कर सकते हो E = I कैपिटल R + स्मॉल r। कैपिटल R मतलब कि जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, आउटर रेजिस्टेंस हुआ, और स्मॉल r मतलब कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो। ये फॉर्मूला आप सिंपल आपको याद करने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा वो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी V इक्वल टू ई आर बाय आर प्लस का स्मॉल आर, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। एक आप याद रख सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब उससे करंट आपका लिया जाएगा तो V इक्वल टू ई माइनस का आई आर, मीन्स जो वोल्टेज है, वोल्टेज मतलब जो बैटरी की वोल्टेज है, और E मतलब हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज, जब सेल को चार्ज किया जाएगा, चार्ज करने का मतलब है बाहर से करंट फ्लो, मतलब बाहर से चार्ज पार्टिकल्स में ऐड ऑन किए जा रहे हैं, तो उसमें जो आई आर है वो हो जाएगा प्लस, और जब करंट ड्रोन मतलब कि सेल में से करंट निकाला जाएगा तो वहां पर E में से आई आर जो होगा वो माइनस होगा, मीन सेल को काम करना पड़ेगा। क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस का V बाय V आपका फॉर्मूला आता है। और EMF है, और EMF जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों क्या होती है, वोल्टेज ही होती है, तो उनकी यूनिट होती है वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो यूनिट होगी ओम, और जो करंट है वो आपका एम्पियर में यूज होता है। आओ जी कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें आपकी ज्यादा क्लियर होगी, बाकी इससे डायरेक्ट आपके क्या आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही आएंगे। सेल ऑफ EMF, सेल का EMF दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिस, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, इज कनेक्टेड टू दिस ओम रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल आर ये रहा, स्मॉल आर आपका ये रहा, और EMF E आपका ये रहा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरीके से V निकालना है। V का फॉर्मूला क्या होता है, IR, उसके लिए आपको I चाहिए और R चाहिए। I आपको गिवन है, I आपका गिवन है नहीं, I आपको गिवन नहीं है, I की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल है, फॉर्मूला हमें अभी आपने देखा, I किसके इक्वल है, I का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ से आप निकाल सकते हो I की वैल्यू, ये आप फॉर्मूला रख सकते हो। तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, हम रख देते हैं E अपॉन R प्लस का R। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, अपना I की वैल्यू निकाल लोगे, और V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप क्या निकाल लोगे, वोल्टेज निकाल लोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में कुछ भी कंसेप्चुअल आपका नॉलेज, मतलब कि नॉलेज क्या कंसेप्ट आपके कोई यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस यहाँ पर न्यूमेरिकल आएंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आपका आता है EMF ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R, मतलब कि एक बैटरी का जो EMF है वो E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस उसने R दिया हुआ है, जिसमें जो करंट है वो 0.5 एम्पियर है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मतलब कैपिटल R ये आपका 12 ओम दिया हुआ है, और एंड अ करंट ऑफ दिस विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस, अ बैटरी ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड अ करंट ऑफ, हाँ मतलब कि उसने क्या हुआ है, इसमें दो एक्सटर्नली क्या है, दो रेजिस्टर लगे हुए, एक का करंट 0.5 एम्पियर है, उसकी वैल्यू ये है, और दूसरे में करंट इतना फ्लो हो रहा है, ये R1 हो गया, और ये वाला मेरा क्या हो गया, R2 हो गया। यहाँ तो क्वेश्चन ही मिट जाएगा, फिर R2 हो गया। कैलकुलेट, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल आपका क्या आ जाएगा, एक तो निकालना है आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। E आपको दिया हुआ है, I आपको दिया हुआ है, R कैपिटल R आपको दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका निकल जाएगा डायरेक्ट। फर्स्ट केस दोनों क्या निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला ये रहा, तो कैपिटल E मतलब कि एक तरह से EMF क्या है वो E ही है, और आपका I करंट कितना है, करंट आपका 0.5 है फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए पहले निकाल लें, तो फर्स्ट केस में आपका ये हो गया, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो स्मॉल r हो गया, और जो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R वो क्या हो गया, वो 12 हो गया, तो वैल्यू रख दी, और ये मेरी वैल्यू आ गई। सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड में ये जो EMF है वो तो E रहेगा, और जो आपका क्या होगा यहाँ पर करंट क्या होगा, सेकंड केस में करंट कितनी है 0.25, और जो कैपिटल R है वो 25 वोल्ट है, तो 25 वोल्ट रख दिया, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस तो मेरा R ही है, तो ये R मेरा हो गया। ये दोनों आपकी क्या होगी, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये भी EMF ये भी EMF, दोनों को इक्वेट करने के बाद मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लूंगा, जो कि मेरी कितनी आई है, मेरी सिंपल 1 ओम आई है। ये तो मैथमेटिकल चीज़ है, ये आप सोल्व भी कर लोगे। अब यहाँ से उसने क्या पूछा था, इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया, जो कि आया 1 ओम। नेक्स्ट उसने पूछा है EMF ऑफ द सेल, EMF निकालनी है, R की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दो, वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, इस E की EMF की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है। ये आपके उस पे बेस पे EMF बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप सोल्व कर लेना, ये आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस मतलब इनको आप एक बार समझ लो। और जैसे आपका रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग करते थे ना, और सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे बस सिंपल। जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था, मतलब कि सीरीज में आपका इस तरीके से ये ऐसे और ये ऐसे सीरीज में कनेक्ट होता था, और ऐसे ही आपके क्या होते थे, पैरेलल में कनेक्ट होते थे,
ये आपके क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से जैसे सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस का R2 प्लस का R3 वही होता था हमारा टोटल रेजिस्टेंस, और पैरेलल में क्या होता था 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 इज इक्वल टू 1 टोटल RT ये आपका यूज होता था। इसी तरीके से हमारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं सेल्स के लिए। तो अगर हमने n सेल्स लगाई है सीरीज के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर पैरेलल में लगा दी तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। E मतलब EMF, N मतलब नंबर ऑफ सेल्स, कैपिटल R मतलब कि बाहर का रेजिस्टेंस आउटर, और स्मॉल r मतलब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपने मिक्स ग्रुपिंग की है, मतलब कुछ सेल्स सीरीज में लगा दी कुछ पैरेलल में लगा दी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। n मतलब कि जो जितनी सीरीज में लगी हुई है, m मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है, जितनी सेल्स आपकी क्या है पैरेलल में लगी हुई है, ये आपका फॉर्मूला आता है। और तो उसमें कुछ ऐसे खास इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नहीं है। या आप रख सकते हो फॉर द मैक्सिमम करंट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर आपको मैक्सिमम करंट ड्रॉ करनी है किसी भी सर्किट में से, तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, मतलब कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। नंबर ऑफ सेल्स आप लगा रहे हो तो। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इसके क्वेश्चन वैसे होते काफी इंटरेस्टिंग है, बट एग्जाम में इतने ज्यादा नहीं आते। ठीक है, चलो यहाँ पर आता है इन अ सर्किट ड्रॉन गिवन फिगर दिस द सेल्स आर E1 एंड E2। दो सेल्स लगाई है, एक E1 लगाई है सेल, एक E2 लगाई है। E1 सेल की वैल्यू है 4 वोल्ट और E2 सेल की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 8 वोल्ट, और दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है E1 का 0.5 एम्पियर है और E2 का 1 एम्पियर एम्पियर कह रहा हूँ 1 ओम है। अब यहाँ पर उसने क्या है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। तो ये 4.5 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। इनमें से आपको क्या निकालना है, आपको सिंपली करंट, हाँ करंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे ये E1 और E2 दो सेल लगी हुई है, दोनों सीरीज में लगी हुई हैं। तो दोनों सीरीज का मतलब जो हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव जो पूरे सर्किट में जो इफेक्टिव EMF होगा वो कितना होगा, मीन्स ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जिसकी जो ज्यादा वैल्यू होती है EMF की, उसमें से स्मॉल वाली क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो सिंपल आप क्या कर देंगे, E2 में से E1 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल EMF की, मीन्स जो नेट EMF है उसकी वैल्यू मेरी आ गई। अब देखते हैं हम अपना टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में। तो ये दोनों चीजें तो सीरीज में, तो 1/3 प्लस का 1/6 हो जाएगा, तो जो कि हमारे पास आ जाएगा एलसीएम में अपना ले लेंगे 6, ये आ जाएगा 2 प्लस का 1, ये आ जाएगा 3/2 यानी 3/6 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 तो इनका मतलब कि नेट रेजिस्टेंस आ गया, और वो हो गया 4.5। तो 4.5 प्लस का 0.5 जो कि मेरे पास यहाँ पर लिखा भी होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8 एम्पियर। 8 कैसे आया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, अच्छा हाँ इंटरनल वाला भी तो ऐड किया किया जाएगा ना, हाँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो, और फिर 0.5 और 1 एम्पियर भी हम ये 1 एम्पियर बोल रहा हूँ बार बार, 1 ये ओम भी ऐड करेंगे। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे सर्किट का, आउटर और इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों ऐड किए गए हैं, वो मेरा आ जाएगा 8 ओम। तो मेरे पास EMF की वैल्यू आ गई, मेरे पास क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से करंट निकाल सकता हूँ। करंट किसके इक्वल होती है, I = V/I के इक्वल, V/R के इक्वल मेरी करंट होती है। तो V कितना है, वो है 4, और जो रेजिस्टेंस है वो है 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये मेरी क्या आ गई, करंट आ गई, ये मैंने वैल्यू लिख दी। तो करंट मैंने निकाल दी। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस में निकालनी थी, तो मेरे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई, पूरे सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही है। तो अब आपको पता है सीरीज में तो जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है, और पैरेलल में जो करंट की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर तो 4.5 वाले में सेम ही करंट फ्लो होगी, उसमें तो ये 0.5 एम्पियर ही होगी, क्योंकि वो सेल के क्या लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। अगर आप फिगर में देखो तो ये सीरीज में लगा हुआ है, तो उसमें तो करंट की वैल्यू सेम ही होगी। इन दोनों में करंट की वैल्यू अलग से निकालनी होगी। तो 3 एम्पियर वाले, 3 जो एम्पियर क्यों कह रहा हूँ, 3 जो ओम वाला जो रेजिस्टर है उसमें करंट की वैल्यू को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये होता है, रेजिस्टेंस = V/I। मेरा फॉर्मूला आपका ये होगा। यहाँ पर आपको करंट निकालनी है, करंट निकालेंगे तो करंट हम निकालते हैं, तो I = V/R का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। V कितना है इस सेल के लिए हमारे पास, यहाँ पर V हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, V आपका 1 वोल्ट, और सेल में निकालनी है ना, इस वाली सेल के लिए निकाल रहे हैं, E2 के लिए पहले निकालते, तो E2 के लिए वोल्ट हो गए, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस आपका 3, तो ये आपका सिंपल वैल्यू आ जाएगी। 6 वोल्ट वाले के निकालेंगे, ये रहा 6 रेजिस्टेंस वाले के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो एक वोल्टेज होगी, वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज आपकी हो गई 1,
वोल्टेज की वैल्यू 1 और जो रेजिस्टेंस है वो तो आपका 6 ओम है, उसकी हम वैल्यू सोल्व करेंगे तो 1/6 एम्पियर मेरी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब ये भी देख लो कि ये जो 1 वोल्ट है ये कहाँ से आया, क्योंकि ये वाला आई थिंक कन्फ्यूजन क्रिएट ना कर दे ये वाला। तो 1 वोल्ट कैसे आएगा, तो आप क्या निकालोगे, टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकालोगे पैरेलल में। देखो आपको ये ध्यान रखना है, अगर जो आपके रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं तो वहाँ पर जो आई की वैल्यू है होती है वो सेम होती है और वी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। और अगर वही रेजिस्टेंस आपके क्या लगे हों, पैरेलल में लगे हों, तो पैरेलल में ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं, पैरेलल में वहाँ पर आई की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है और वी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पहले हम इन दोनों के लिए क्या निकालेंगे, कॉमन वी वोल्टेज निकाल लेंगे, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, V = RI। तो V = RI, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस अगर दोनों को सम करके आए थे तो वो कितना आया था, वो मेरे पास आया था 0.5। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा 0.5। और जो करंट थी, करंट अभी मैंने निकाली, करंट कितनी आई, करंट मेरी 0.5 आई थी। तो 0.5 × 0.5 तो 2.5 25 बैठ जाना चाहिए। 0.5 0.0 ये तो 0.25 बैठना चाहिए ना, 1 क्यों लिखा हुआ है, 1 कैसे आया। 3 और 6 का कॉमन रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए 1 कैसे आया, इसको चेकआउट करते हैं भाई। आर रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस दोनों का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस का अच्छा हाँ, इसका रेसिप्रोकल भी तो होगा ना 0.5 का, 0.5। देखो ये चीज़ें हुई है मतलब कि जो यहाँ पर आर निकालेंगे तो वो 0.5 आएगा, 0.5 का फिर रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि वो 1/r आता है ना, तो इस r को निकालने के रेसिप्रोकल कर देंगे इनटू आई कितना 0.5, तो 0.5 से 0.5 कटेगा और ये आएगा 1 एम्पियर। आई होप आपकी ये चीज़ पता चली होगी, नहीं पता चली होगी तो एक बार समझ लो, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या आता है, V = क्या है, RI है। R कैसे निकलेगा, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस वो आता है 1/6 1/3। एक का 6 है और एक का 3 है, दोनों को सम कर देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना I कितना है, I मेरा है 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये 6 वैल्यू आ जाएगी। तो उसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो मेरी आती है 1/0.5 इंटू ये आ जाएगा 0.5। तो उसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, जो कि आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो आएगी वो 1/r आएगी ना, और मेरे को तो R चाहिए तो उसका एक बार रेसिप्रोकल भी तो करना होगा ना, तो ये वैल्यू सॉल्व की हुई। आगे नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो हीटिंग इफेक्ट में भी कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है जब भी करंट किसी वायर में फ्लो होगा तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। काफ़ी इसकी एप्लीकेशन होती है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, H = I²RT और H = VIT कर सकते हो, और कैलोरी में करता है तो 4.8 से क्या कर देते हैं, सिंपल डिवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर किसके होती है, पावर = वर्क/टाइम होती है। एनर्जी को आप लिख सकते हो V²/R, आप फॉर्मूला, मतलब ये काफ़ी डिफरेंट फॉर्म में फॉर्मूले दे रखे हैं। आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, आपके सारे फॉर्मूले, मतलब कि वो तो कन्वर्जन जैसे भी हमें क्वेश्चन दिया हो उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो एक ये वाला याद रख लो, बस ये काफी है, और दूसरा आप ये वाला याद रख लो V²/R, और एक ये I²RT जरूर याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये वाला और ये वाला तो सेम ही हो गया। चलो इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन 50 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट करता है 50 वोल्ट पर ऑपरेट करता है, उसमें से कितनी 12 एम्पियर करंट निकलती है, तो यील्ड्स मैकेनिकल पावर, और उसमें पावर कितनी जनरेट होती है, P आपकी वैल्यू दी है। व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी आपको निकालनी होती है, तो जो आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर अपॉन क्या लगा दोगे, इनपुट पावर, मतलब कि आप कितनी पावर उसको दे रहे हो और कितनी पावर वो जनरेट कर रहे हैं, उन दोनों का रेशियो ही आपका क्या होता है, सिंपल आपका एफिशिएंसी होता है। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो आउटपुट पावर कितनी होगी 150, और इनपुट पावर आप कितनी दे रहे हो, पावर कितनी दे रहे हो, ये 50 वोल्ट था, इसमें करंट कितना था, दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 600, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 25%। नेक्स्ट हम करते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड दिस। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 50 वोल्ट पर वर्क करता है, जिसको 100 वोल्ट की बैटरी पर यूज कर रहे हैं, और उसमें जो सर्किट की वैल्यू है, मतलब जो सर्किट में जो वोल्टेज प्रोवाइड हो रही है वो 200 वोल्ट हो रही है। ठीक है, मतलब कि पॉइंट ये है कि एक बल्ब है जो कि 500 वोल्ट की पावर को जनरेट करता है और 100 वोल्ट पर जनरेट करता है, मींस 100 वोल्ट पर वो 100 वोल्ट पर 500 वोल्ट की पावर जनरेट कर देता है। उसको मैंने क्या हुआ 200 वोल्ट की क्या कर दी, वैल्यू वोल्टेज सप्लाई कर दी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस R। तो कैपिटल R मेरे को बताना है कि कितना मैं एक्स्ट्रा यूज करूं, ताकि वो क्या है 500 वोल्ट आपकी क्या करें, पावर को
ही मतलब कि हमें दे। तो क्वेश्चन सिंपल वर्ड में अगर समझें तो एक आपके पास 500 वोट का क्या है, आपके पास एक बल्ब है जो कि 100 वोट पर काम करता है, बट वहां पर मैंने क्या दे दी, वोल्टेज 200 वोट दे दी। तो एक्स्ट्रा अगर वोल्टेज मैं दे रहा हूं तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज को तो यूज करेगा नहीं ना, तो वो एक्स्ट्रा वोल्टेज वेस्ट जाएगी तो मतलब वहां पर कुछ यूज नहीं होगा। तो उसको वेस्ट ना जाने के लिए, मतलब उसको सर्किट में ही यूज करने के लिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ताकि वो 100 वोट तो ये बल्ब यूज कर ले, और वो जो बची हुई 100 वोट होगी, एक तरीके से सिंपल वर्ड में समझने के लिए, वो दूसरा रेजिस्टेंस आपका यूज कर ले। तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को निकालनी है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, वो सिंपल में वर्किंग जो करता है। तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, मतलब कितनी पावर है, तो वी स्क्वायर हो गया मेरा 100 क्योंकि वो 100 वोल्ट का ही तो है, तो और पी पावर होगी 100। तो जो रेजिस्टेंस आ गया बल्ब का वो मेरा क्या आ गया, 20 ओम मेरा आ गया। करंट कितना फ्लो होगा, I इक्वल टू वी बाई आर। 100 आपकी क्या होगी, वोल्टेज होगी, 20 उसका रेजिस्टेंस है बल्ब का, तो वो करंट कितनी यूज करेगा, 5 एम्पीयर यूज करेगा, 5 एम्पीयर वो यूज करेगा। अब हम देखते हैं कि हमें नया कौन सा लगाना पड़ेगा। तो देखो, फॉर द सेम पावर डिसिपेशन द करंट थ्रू द बल्ब मस्ट बी 5 एम्पीयर। देखो, अगर उसको 500 वोट की पावर जनरेट करनी है तो उसको मेरे को करंट कितना देना होगा, 5 एम्पीयर करंट देना होगा, क्योंकि वो इतने पर ही वर्क करता है। अब यहाँ पर मैं जो बल्ब है वो मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, वो 200 वोट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। तो वहां पर अब कितना रेजिस्टेंस उस बल्ब जनरेट करेगा, वो करेगा R डैश V डैश अपॉन I। V डैश आपका 200, और जो करंट है, करंट तो वो 5 एम्पीयर ही यूज करेगा ना, इतना ही वो यूज करेगा क्योंकि उसकी एबिलिटी ही इतनी है। तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका कितना हो जाएगा, 40 ओम आपका हो जाएगा। तो उसका जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, जब अगर देखो, अगर उसको 500 वोट की पावर जनरेट करनी है तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें उसमें सर्किट में वो 20 वोट का होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने पावर ज़्यादा दे दी तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ गया। तो ये 40 जो मेरा क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है। रेजिस्टेंस मेरे को कितना रखना है, 220 वोट तो बल्ब का है, 40 मेरा टोटल हो गया। तो मेरे को एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, ताकि मतलब कि टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 40 ही रहे। तो 20 तो मेरे पास बल्ब में है, 40 टोटल है, तो 40 माइनस 20 मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा से बाहर से रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ताकि जो पावर है वो 500 वोट ही क्या हो सके, जनरेट हो सके। तो ये सिंपल आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके पास आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। टाइप 3 पर चलते हैं, एग्जांपल बेस्ड ऑन द किरचॉफ लॉ। देखो, किरचॉफ लॉज में बहुत इंपॉर्टेंट किरचॉफ लॉ है, इनका जो डेरिवेशन होगी, इनकी स्टेटमेंट्स होगी, इनसे इनके बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में पक्का आपसे इनसे क्वेश्चन आता है। क्लियर पॉइंट। चलो देखो, सबसे पहले समझते हैं किरचॉफ के दो लॉ आते हैं, एक तो आता है KCL और एक आता है KVL। KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट लॉ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। देखो, जैसे ये कोई जंक्शन पॉइंट है और यहाँ से क्या करते हैं, वायर अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, और इससे भी आ रहा है, और इससे भी आ रहा है। मतलब तीन डायरेक्शन से करंट, एक इससे एक इससे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से तो करंट इस जंक्शन में आ रहा है, और फिफ्थ और फोर्थ से निकल के जा रहा है। तो जो करंट आ रहा है उसको तो हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो करंट निकल के यहाँ से जा रहा है उसको लेते हैं नेगेटिव। तो हम जो इन सारी जो करंट की वैल्यू है विद रेस्पेक्टिव साइन, अगर हम उनको क्या कर दे, प्लस कर दे, तो जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी एट दिस जंक्शन पॉइंट, वो क्या आती है, 0 आती है। यही मेरा क्या बोलता है, जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ है, वो बताता है। ये आ जाता है मेरा KCL। अब आ जाता है इसी पे KVL। KVL मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो वोल्टेज लॉ मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास ये क्या होगी, पूरी सेल में मैंने क्या लगाई है, सेल्स लगाई, और यहाँ पर करंट ये लगा हुआ है, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर मेरी क्या हो गई, सेल हो गई, नेगेटिव था ना, इसमें इधर पॉजिटिव लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये ज्वाइन हो गया। तो यहाँ पर एक वोल्टेज होगी, मतलब यहाँ पर सेल होगी, यहाँ पर सेल होगी, यहाँ पर भी कुछ मेरा करंट ड्रॉ होगा। तो मतलब कि यहाँ पर जितना भी इस सेल में जो वोल्टेज है, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग, मतलब कि अगर मैं सेल को डिफरेंट फेजेस में भी लगा दूं कि एक बार पॉजिटिव इधर, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इधर, तो जो KVL है वो क्या कहता है कि जो उसमें नेट EMF होगा वो कितना होगा, वो मेरा 0 होगा। तो ये सिंपल सा आपका आ जाता है KVL। ये है मेरा KVL और ये है KCL। बाकी KCL और KVL आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी हल्का सा कोई डाउट है, हल्का सा कंफ्यूजन है, आप एक बार न्यूमेरिकल करो, उससे पता चल जाएगा। दोनों क्या है, दोनों आपके लूप पर डिपेंड करते हैं, मतलब दोनों लूप में ही काम करेंगे, मतलब लूप एक तरीके से क्लोज सर्किट। ठीक है,
फॉर्मूला इसमें कुछ खास नहीं लगता। फॉर्मूला जैसे इसमें क्या है, जो समीशन है करंट का वो जीरो होता है, और जो यहाँ पर आपका जो टोटल आपका क्या होता है ईएमएफ होता है, मीन्स जो टोटल वोल्टेज होती है वो भी जीरो होती है। अगर इसको उधर ले जाऊँ माइनस कर दूँ तो, या फिर आप ऐसे याद रखते हो जो टोटल ईएमएफ होता है के वी एल के लिए, जो टोटल ईएमएफ होता है वो समीशन होता है जितना भी आपका क्या है वोल्टेज बाहर आपकी सप्लाई हो रही है वो। क्लियर पॉइंट। चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना है, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें इस टॉपिक के एग्जाम्पल में आती है। पहले आपके पास सामने क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तब तक मैं पानी पी लिया, आप भी पानी पीते रहना, क्योंकि पानी पियोगे, हेल्दी खाना खाओगे, तभी आप चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। चलो जी, जो क्वेश्चन ने कहा है कि नेटवर्क PQRS, आपके पास आपका क्या क्या है, PQRS एक नेटवर्क दिया हुआ है। PQRS एक नेटवर्क है आपके पास, इज मेड अंडर PQ हैज अ बैटरी, उसने एक बैटरी दी हुई है फॉरवर्ड, मतलब कि सब कुछ आप फिगर से समझो, फिगर देखते जाओ और ये समझते जाओ। PQ जहाँ पर है ये रहा, P से लेके Q के बीच में 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। QR का जो रेजिस्टेंस है, Q से लेके R के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हैज़ अ बैटरी ऑफ 5 वोट, यहाँ पर 5 वोट कहाँ लिखा, हाँ ये रहा, 5 वोट की दर बैटरी लगी हुई है। एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद पॉजिटिव टर्मिनल टू पी। RS हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोट, जो R से लेके S तक है उसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 200 वोट लगा हुआ है, और उसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू P है और R है, और P से लेके R के बीच में 200 एम्पियर का 200 ओम का आपका पास क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कैलकुलेट द रीडिंग इन मिली एमीटर, तो एमीटर आपका यहाँ पर लगाया हुआ है, तो एमीटर में मीन्स एक तरीके से आपको जो उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर अब आपको क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको करंट की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम देखो यहाँ पर KVL और KCL आपको दोनों को ही यूज करना पड़ सकता है। देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ये जो KVL और KCL होते हैं, ये आपके लूप फॉर्मूलाज, मतलब लूप लॉ होते हैं, लूप रूल्स होते हैं, मतलब ये हमेशा किस में लगते हैं, क्लोज सर्किट में लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 क्लोज सर्किट बन रहे हैं, एक तो SPR और एक बन रहा है PRQ, और ये पूरा बन गया PQR, ऐसे ही आपका बन गया। सबसे पहले जितने भी इंडिविजुअल सर्किट मतलब कि क्लोज लूप बन रहे हैं वहां पर हम सारी वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, मतलब कि KVL हम लगा रहे हैं किसमें, PRQP, मतलब इस वाले में हम क्या लगा रहे हैं, अपना सेकंड वाला लॉ लगा रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले ये 20 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 20 I1 प्लस का यहाँ पर क्या होता है 60 इसमें क्या 60 रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रहा है, तो प्लस कर दिया 60, दोनों सेम डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए। टोटल किसके कोल आएगा, टोटल जो बैटरी की वोल्टेज है वो उसके कोल आएगा। ये आपका लूप हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही आपका जो सिमिलरली PSRP इसमें लगाएंगे तो उसमें करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर रहे हैं चीज़ों को तो वो पॉजिटिव लेंगे, अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। और वोल्टेज जैसे मेरे पास ये है, अगर मैं मेजर इस तरफ से कर रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मेजर कर रहा हूँ, तो मैं वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, और अगर मैं इस तरफ मेजर कर रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में जा रहा हूँ बैटरी की, तो वो वैल्यू क्या लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा। ऐसी मैं बात करता हूँ PSRP में, तो PSRP में सबसे पहले 200, ये मेरा क्या लगा हुआ है 200 वोट 200 ओम का क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, I माइनस का I1 मेरी करंट फ्लो हो रही है। तो ये मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी, और फिर ये करंट इधर फ्लो हुआ और फिर वापस इसमें 20 वोट में आया, इसमें 20 वोट में, और 20 वोट में देखो मैं किस तरफ से मेजर कर रहा हूँ, मैं इस तरफ से मेजर कर रहा हूँ, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट इस तरफ से फ्लो हो रहा है, तो 20 ओम इंटू जो I1 होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव में लिखा जाएगा, तो नेगेटिव में लिख दिया। और यहाँ पर बैटरी की वैल्यू कितनी है, वो 5 मेरी आती है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये वाली सोल्व करके मेरी सेकंड इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इस I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को सिंपली आप सोल्व करना है। तो सिंपल इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया तो वेल गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं समझ में आया तो उससे भी बढ़िया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन समझोगे तो चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएगी। देखो उसने दिया है कि एक आपके पास सर्किट है, कुछ इस तरीके से सर्किट है, सारी वैल्यूज ने दे दी, करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है, आपको यहाँ पर बताना है क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, A
और बी के बीच में टर्मिनल रेजिस्टेंस निकालना, मीन्स आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो चाहे आपको आर निकालना हो, चाहे आई निकालना हो, चाहे वी निकालना हो, ईएमएफ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, आप केसीएल और केवीएल यूज करोगे। देखो अगर एक जंक्शन पॉइंट बन रहा है तो वहां पर केसीएल यूज हो जाता है, और अगर आपके पॉइंट अलग अलग आपकी सर्किट्स बन रहे हैं तो वहां पर आप क्या यूज कर लोगे, सिंपल आपकी KVL आपका यूज कर लोगे। चलो जी बात करते हैं। देखो सबसे पहले अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ द लूप KLOP हमारा बन जाता है ये रहा KLOP, मतलब ये वाला हम अपना क्या ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं। इस लूप में हम बात करते हैं अपना जो KVL है वो हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की I1 इंटू आर, ये मेरा I1 हो गया इंटू आर मैंने यूज कर लिया। मैं इस डायरेक्शन से मतलब की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटू I1 माइनस का I2 इंटू आर, ये I1 I2 हो गया और इस R से मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्या कर दिया, माइनस का 2 I1 माइनस का R1, ये I1 माइनस का R1 है और ये वाला R हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू 0। 0 क्या रख दिया, क्योंकि ये पूरा क्लोज लूप में आ गया और जितने भी इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप थे वो मैंने सम करके किसके इक्वल रख दिए, 0 के इक्वल रख दिए। इसको मैं ले लूंगा फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी LMNOL में लेंगे, ये I2 है, I2 इंटू आर करेंगे, फिर I2 इंटू आर करेंगे और I1 माइनस का I2 इंटू आर करेंगे और इस वैल्यू को लेंगे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मैं इस तरफ से मतलब कि क्या कर रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ। ऐसे ही R इंटू I1 लेंगे, सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। ऐसे ही पूरा एक सर्किट लेंगे, ये वाला पूरा ए से लेके बी तक, इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ऐसी उसको ले लेंगे अपनी थर्ड वैल्यू हम ले लेंगे, मतलब कि थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे पास तीनों इक्वेशन आ गई। तीनों को आपको क्या करना है, अपने हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, जिसमें जो सी वैल्यू मतलब कि वैल्यू पुटिंग यहाँ पर आपको करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सारी इक्वेशन को यूज करने के बाद हम अपनी क्या वैल्यू निकाल लेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें बीच में की हुई है, वो आप एक बार इसको देख सकते हो तो चीजें आपकी वैसे भी समझ में आ जाएगी। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके आते हैं एक तरीके से KVL एंड KCL से। ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन आता है, 2 सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये आपकी चीज दो आपकी सेल लगी हुई है। इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का आपको ये दिया हुआ है, कनेक्टेड इन द पैरेलल, मतलब कि आपको फिगर भी दी हुई है एक तरीके से। फिगर इस तरीके से बनती है, नहीं फिगर आपको बनानी पड़ेगी, तो क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना होगा। 2 सेल्स हैं जो कि 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट की हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड द करंट टू द सेम डायरेक्शन थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो कैपिटल आर है वो आपका 5 ओम आपका दिया हुआ है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम में देखो उसने क्या कहा था, 1.5 और 2 वोल्ट की दो बैटरी है। तो 1.5 वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगा दी, ये रही मेरी वो बैटरी, और दूसरी मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, जो कि उसने कहा था 2 सेल्स ऑफ EMF इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट पैरेलल में कनेक्ट थी। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सो एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन। हाँ जी देखो यहाँ पर हमारा मतलब कि हमें सबसे पहले सर्किट बनाना था। तो 1.5 और 2 वोल्ट की जो हमारी बैटरी थी दोनों को मैंने किस चीज में कनेक्ट कर दिया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और उससे उसने कहा था रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट द सेंड करंट एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 एम्पियर का, उसको भी पैरेलल में बोला है, तो पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया। तो सिंपल मेरा पॉइंट आ गया। अब यहाँ से मैंने मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन है, एक तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो पॉजिटिव से निकाल दिया और फ्लो करा के वापस से इसमें ही डाल दिया, मतलब कि लूप्स में डाल दिया। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, सर्किट डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट उसने पूछा है, यूज द किरचॉफ लॉ टू कैलकुलेट करंट थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। हर एक ब्रांच में से आपको क्या निकालना है, सर्किट करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना जैसे सेकंड वाला पार्ट, यहाँ पर हमारे पास आ गई, हम अपनी ब्रांच ले लेते हैं AFCBA, ये वाली हम अपनी क्या लेते हैं, लूप ले लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बहुत सिंपल वर्ड में समझो। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, I1। तो I1 किस डायरेक्शन में, हाँ ये रहा, इसको हटा देता हूँ एक बार और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हम अपने इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक I1 ही हो गया, ये एक I1 ही हो गया, तो 2 I1 हो गए। तो 2 इंटू I1 माइनस का, अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस का 1 I1 इज इक्वल किसके आ गया, जो इंटरनल जो भी हमारे पास EMF था उन दोनों को क्या कर देंगे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये वैल्यू मैंने रख दी, ये मेरी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसी दूसरा लूप मैंने ले लिया, ऊपर वाला लूप, ये वाला लूप ले लिया। इसको लूप को यूज करके भी मैं क्या निकाल लूंगा, सिंपली अपनी क्या लगा लूंगा, एक इक्वेशन निकालूंगा। तो फर्स्ट और सेकंड लूप की जो दोनों इक्वेशन है उसको यूज करके हम अपनी डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि करंट की वैल्यू आती है। जिस भी I1 I2 I3 जितनी भी हमारी जो I की वैल्यूज थी वो सबकी सोल्व करके आ जाएगी। नेक्स्ट उसने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 5 ओम रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपके पास I आपको पता ही है, और I आपको पता है, R आपको पता है, तो आपका क्या निकल जाएगा,
जो आपको V आपका निकल जाएगा। तो V इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर आई के इक्वल होता है। आर आपका ये रहा और आई आपका टोटल आपका इस वाली ब्रांच से, मतलब इस वाली से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 हो रहा है, तो I1 प्लस I की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। आगे एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं और जितने ज़्यादा आप समझोगे आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। पहले आप इसको खुद करके देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसको थोड़ा सा और हम डीपली समझ के चलेंगे, ताकि मतलब अगर पीछे वाले में कुछ चीज़ें रह भी गई होंगी या थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा तो वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाएगा। देखो उसने कहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ये तो शायद वही क्वेश्चन हो गया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना। हाँ ये सेम यही क्वेश्चन फिगर एंड देख लेते हैं, शायद कुछ मैंने अलग रखा हो। नहीं सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं आगे। बस ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो चलो जी। हाँ आई होप आपके वाले जो न्यूमेरिकल्स है ये भी अच्छे से, इस वाले टाइप के न्यूमेरिकल पे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस केवीएल और केसीएल आपको यूज़ करना है। 2-3 आप क्वेश्चन करके देखोगे, एक बार इसको रिपीट में आप देखोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करना। एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट डाल लेना, पर एग्जाम में पक्का यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। चलो जी नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, और दूसरा आता है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो डेरिवेशन है और जो उसका पूरा मतलब कि जो पूरा एक टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या होता है, आपके पास 4 रेजिस्टेंस होते हैं और 4 रेजिस्टेंस को आपने क्या है क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स के बीच में लगाया होता है। इसको थोड़ा सा और क्लियर बना लेंगे। ये आपका फर्स्ट साइड होगी, ये आपकी सेकंड साइड होगी, और ये आपकी थर्ड साइड होगी, और ये आपकी फोर्थ साइड हो गई। तो ये आपका हो गया P, ये Q और ये R और ये S। ये आपके 4 रेजिस्टेंस हो गए जो कि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड पर लगे हुए हैं। तो ये जो आपका बीच वाली साइड होगी, ये बीच वाली साइड, तो इसमें आपका क्या होगा, कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। ये आपका होता है व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट आता है। ऐसे आपका आ जाता है स्लाइड वायर ब्रिज। तो यहाँ पर देखो P/Q इज इक्वल टू R/S आपका होता है, मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S। इसकी हेल्प से आप मतलब कि एक तरह से इसका यूज क्या होता है, अगर आपको ये 3 रेजिस्टेंस नोन है तो इस 4th रेजिस्टेंस की आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको 4th रेजिस्टेंस नहीं पता, इस बीच वाले में से करंट हमारा कोई भी फ्लो नहीं होता है। और ऐसे ही आपको कोई भी अगर रेजिस्टेंस नहीं पता उसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। इन अ स्लाइड वायर ब्रिज इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, एक तरह से एप्लीकेशन होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की, तो उसमें भी आप क्या निकालते हो, उसमें भी आप जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालते हो। चलो जी क्वेश्चन से समझते हैं। देखो उसने कहा एक व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें P/Q की वैल्यू नियरली इक्वल है। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज होता है इसमें जो चारों जितने भी 4 हम क्या लेके रखते हैं, रजिस्टर लेके रखते हैं, तो उसमें नियरली सबकी वैल्यू इक्वल होती है, तभी जो सेंसिटिविटी होती है वो हाई बनती है हमारी व्हीट स्टोन ब्रिज की। द ब्रिज इज बैलेंस्ड, जो R है वो आपकी 500 ओम है। ऑन इंटरचेंजिंग P/Q, अगर P/Q को मैं इंटरचेंज कर दूं तो जो R की वैल्यू आ जाती है वो 505 ओम आ जाती है। तो मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड द रेशियो ऑफ P और Q। X की वैल्यू निकालनी है, X मतलब कि जो आपका ये अननोन रेजिस्टेंस है वो निकालना है, और रेशियो निकालना है P/Q का। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आप देखो तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट ये है ना, P/Q इज इक्वल टू R/X। X मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से एक मेरे पास ये, एक ये और एक ये और एक ये, तो P हो गया ये P/Q और ये R हो गया, और ये इसने दिया हुआ है X, तो P/Q इज इक्वल टू R/X हो गया। अब यहाँ पर उसने इन फर्स्ट केस जो R है वो R कितना है, वो आपका 500 है, तो इस R की वैल्यू तो उसने कितनी दे दी, 500। वैल्यू रख देते हैं P/Q इज इक्वल टू 500/X, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस में आता है, उसने क्या किया, P और Q को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। P यहाँ पर लिया है और ये जो Q है Q उसने हटा के यहाँ पर लगा दिया, तो वहाँ पर जो R की वैल्यू हो गई वो चेंज हो गई, वो 505 ओम हो गई। तो वही करते हैं, Q मैंने P को नीचे लिख दिया, Q को ऊपर लिख दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और 505 और ये मेरा X आ गया, इसको मैंने ले लिया सेकंड। तो हम अपनी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से मेरे पास जो इसकी X की वैल्यू आ जाएगी वो 502.5 आ जाएगी। तो जो अननोन रेजिस्टेंस था ये X, ये मेरे पास क्या निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गई। फिर उसने सेकंड में कुछ पूछा था आई थिंक, हाँ फिर उसने रेशियो पूछा था P और Q का। P और Q का भी रेशियो निकाल देंगे। देखो मेरे पास ये X की वैल्यू आ गई, तो X की वैल्यू इसमें रख देंगे और इसमें भी रख देंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, इस P और Q की रेशियो की वैल्यू भी आ जाएगी। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। आगे एक और की वैल्यू चेक करते हैं, मतलब क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X। हमेशा इसमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलवाएगा वो। इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO, जो ये A
से लेके O तक आपका क्या है, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, आपको करंट भी बताना है कितना निकल रहा है। अगर आपकी बैटरी लगी हो 6 वोल्ट की, नेग्लिजिबल, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो देखो आप इस फिगर को समझो, तो अगर आप इस फिगर को देखोगे ध्यान से, तो ये आपकी क्या हो गई, ये ए से लेके बी तक हो गया, ये ए से लेके सी तक हो गया, और ये बी से लेके ओ तक हो गया, और ये ओ से लेके सी तक, और ये बी से लेके सी तक। आपकी कितनी ब्रांचेस बन गई, 1 2 3 4 5, आपकी बेसिकली 5 ब्रांचेस बन गई। तो इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको फिगर को बनाएंगे। अब देखो कैसे कैसे, अब देखो फर्स्ट ब्रांच तो आपकी ये होगी जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरी ब्रांच आपकी ये होगी जिसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आपकी नेक्स्ट ब्रांच होगी आपकी 3 ओम वाली, और जो फोर्थ ब्रांच होगी वो एक्स वाली होगी। ये आपकी क्या होगी, ये व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में होगी। तो ये 2 वाली मैंने यहाँ पर लगा दी, और ये 4 वाली इसके साइड में आ गई, और 3 वाली आपकी नीचे आ गई, और ये एक्स वाली आपके इसके नीचे आ गई। और जो 10 वोल्ट था दोनों के बीच में था, तो AO था, तो ये मैंने बीच में लगा दिया। मीन्स इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में था, मैंने इसको क्या कर दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में इसको बना दिया। और जो ये BC थी, BC क्या है, B से लेके C तक अलग से कनेक्ट थी, जो कि एक्सटर्नल रजिस्टर लगा हुआ है इसमें, और एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है। तो मैंने इस फिगर को इसकी इस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से करा है कन्वर्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपकी चीजें पता चल गई होगी। अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, आपको पता है इसका 2/4 किसके इक्वल होगा, 3/x के इक्वल हमारा होगा। तो वैल्यू रख देंगे, यहाँ से मेरी क्या निकल जाएगी, इस x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू उसने पूछी थी, x की वैल्यू आपकी इस तरीके से निकल जाएगी, जो कि x की वैल्यू आएगी 6, ये आएगी 6 ओम। फिर उसने सेकंड क्या पूछा था, उसने सेकंड पूछा था करंट ड्रोन बाय द सर्किट फ्रॉम द करंट ड्रोन निकालना है। तो करंट ड्रोन के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये और ये किस चीज में, सीरीज में, और ये किस चीज में, दोनों सीरीज में। तो 2 + 4 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 6 प्लस ये x कितना निकला, x कितना आया 6, 3 + 6 ये आ जाएगा 9। तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है। फिर ये दोनों किस चीज में हो गए, एक तरीके से 8 और 9 जो रेजिस्टर है वो आपस में पैरेलल में हो गए। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वो सोल्व करके आएगी 3.6 ओम मेरी क्या आ गई, ये रेजिस्टर की वैल्यू आ गई। तो आपको R पता चल गया, R है आपका 3.6 ओम, और आपको I पता चल गया, I कितना है, I तो निकालना है, और V कितना है, V उसने दिया हुआ है कितने की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आपको R पता है, आपको V पता है, I आपका निकल ही जाएगा। I किसके इक्वल होता है, I = V/R के इक्वल होता है। तो V कितना है, V आपका 6 है, I आपका 3.6 है। सोल्व करेंगे तो I = 6, 3.6 R 3.6 है। अच्छा हाँ, मतलब कि जो पैरेलल में था वो 3.6 था, और बाकी जो सीरीज था वो अगर टोटल हम कनेक्ट करेंगे, एक इसका भी है ना, ये 2.4 ये बाहर भी लगा हुआ है ना, तो इसको इस सारे का जो रेजिस्टेंस है वो तो है मेरा 3.6, फिर ये 2.4 बाहर भी लगा हुआ है, तो वो भी प्लस कर देंगे, तो टोटल जो R आ जाएगा वो मेरा 6 ओम आ जाएगा। तो 6/6 आ जाएगा, तो फिर ये मेरी आ जाएगी वैल्यू 1 एम्पियर। इस तरीके से आपका करंट आ जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये इस व्हीट स्टोन ब्रिज पर इसको आप ट्राई करोगे, वही आपका एक हमेशा आपको एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना होगा। अननोन रेजिस्टेंस से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो 3 ही चीजें आपकी, V, R और I। आपसे R आपको दे देगा, VI पूछ लेगा, इन तीनों में से 2 चीज आपको देगा, और तीसरी चीज आपको निकालनी होगी। ये आपके क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड ब्लू स्काई PCM चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो होप करता हूँ आपको ये सारे जो न्यूमेरिकल्स, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से आपके आ जाते हैं जो क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल आपके इस तरीके से आ जाते हैं। आई होप आपके सभी न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। किसी भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो क्वेश्चन नंबर और टाइप नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका रिप्लाई मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा, या उसका सोल्यूशन मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर मेरे को जिस भी इंस्टाग्राम पर या जहाँ पर भी आप मेरे से कनेक्ट है वहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, किसी भी डाउट से रिलेटेड वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी और चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल्स जो थ्योरी पार्ट है और जो डेरिवेशन सीरीज है वो सब प्लेलिस्ट चैनल पर पहले से बिल्कुल सिंपल और एक बेस्ट वे में आपको बता रखा है, उस डिटेल वे में उनकी वीडियोस पहले से चैनल पर अपलोडेड है, तो वो वीडियोस आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, जो भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है चैनल पर अपलोडेड है, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपसे वहाँ वो सिंपल डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और कोई भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड यस, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना आपके जो भी क्लासमेट्स हैं वो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।